नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एहतशाम हाशमी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अभी आपके साथ में और कौन कौन से संगठन साथ में हैं? APCR के नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे साथ, हमारे कलीग एडवोकेट शोएब साहब बैठे हुए हैं। मेधा ताई भी पहली विजिट जब हुई थी, मेधा पाटकर जी भी हमारे साथ थी। एडवोकेट ज्वलंत चौहान हमारे साथ हैं, अरबाज हमारे साथ हैं, और भी जो सोशल लोकल लेवल पे NGOs काम करती हैं उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। एक माधुरी मैडम भी आज आने वाली थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाई। हम सबका मकसद ये है कि हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर ख़राब ना हो और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो गोली और रॉड तलवार चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो मंदिर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो मस्जिद की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इससे पहले जी, अय्यप्पा सेवा संगम का अध्यक्ष हूँ। ये 20 साल से इस कार्यक्रम देखता रहा है। 1972 में इसका भूमि पूजन हुआ है। स्वामी चिन्मयानंद स्वामी जी से भूमि पूजन कराया गया है और 1978 में प्रतिष्ठा कर्म किया है। वो शबरीमला का तंत्री नीलकंठ तंत्रीगण वैसे किया है। जैसे शबरीमला में प्रतिष्ठा है वैसे ही प्रतिष्ठा भोपाल में कराया गया है। और हर साल में जो है नवंबर 16 से लेके मकर संक्रांति तक ये प्रोग्राम चलता रहा था और प्रोग्राम का कंक्लूशन मकर संक्रांति के दिन होता है। हमारी ओर से और हमारी मंदिर की ओर से, हमारी भक्तजन की ओर से हम भोपाल निवासी लोगों को सबको मकर संक्रांति का अभिनंदन और बधाई देता हूँ। और ये पूजा पाठ, आज की पूजा पाठ में सुबह जो है गणपति होमम कराते, उसके बाद जो है भागवत पारायण। ये मेरे साइड में जो दिखे हुए लोग हैं ये भागवत पारायण का पूरा एक्सपर्ट्स है। ये सुबह से यही काम में लगे हुए हैं और शाम को 5 बजे तक ये भागवत पारायण रहेंगे। और उसके बाद जो है ये एक स्वयं अय्यप्पा अय्यप्पा नीरांजन समर्पण वो 6 बजे करेंगे। और उसके बाद शाम को आरती होगा और पुष्पाभिषेक होगा, उसके बाद भजन होगा। तो ये शांति हो जाते। और मेरा एक बार और पुनः सबको शुभकामना का आज क्या कुछ विशेष रखा गया था? आज मकर संक्रांति के विशेष है। मकर संक्रांति के दिन में जो है शबरीमला में जो इनकी जो केरला में जो स्थापना है वहाँ जो है मकर संक्रम होता है। और उत्तरायण और दक्षिणायन की जाने का साइंटिफिक एविडेंसेस है। और उसके बाद जो है मगर जो शाम का जो दीपार्चना होता है, दीपाराधना होता है, उस टाइम जो है संगम का एक दीप जो है मंदिर के ऊपर जला हुआ दिखता है, आज भी दिखता है और सालों से दिखते रह रहे हैं। ये आपका कितने दिन तक त्यौहार चलता है? ये आपने कितने दिन तक त्यौहार रहता है? ये जो है हमारी जो है 60 दिन की 61 डेज है। 61 डेज चलता रहता है, नवंबर 16 से लेके जनवरी 14 तक। आज इस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि भी रहे हैं? आज हमारे कार्यक्रम में हमारे लिए सब मुख्य अतिथि है, फिर भी जो है हमारी जो SP साहब साई कृष्णा साहब आए थे और DG अनुराधा सिंह मैडम आई थी। बहुत सारे लोग हैं, कई विशिष्ट लोग आए थे। और हमारी जो 41st डे में विश्वास सारंग जी आई थी और कृष्णा गौर जी आई थी। और बहुत बड़े बड़े लोग आके दर्शन भगवान के देता है। और भगवान इतने शक्तिमान है और भगवान की शक्ति सबको दे दिया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम मकर संक्रांति के अवसर पर सबको शांति रहें और कोविड से दूर रहें और कोविड शांति हो जाएगा। इस साल ये पूरा ख़त्म होने की प्रार्थना करता हूँ और सबको शुभकामनाएं। अय्यप्पा जी, भगवान अय्यप्पा का मंदिर है। अय्यप्पा कलियुग का वरद है। कलियुग वरद का इनका प्रतिष्ठा जो है यहाँ पे बड़ा शक्तिपूर्ण किया है। ये काफ़ी टाइम से इसमें हमारा दर्शन, हम जब यहाँ भोपाल आए तब से हम लोग शनिवार को आके इनका दर्शन करते हैं। इन्हीं ने हमको सब दिया है, आज भी दिया, वो जो भी है सब कुछ इन्हीं का वरदान है, इनसे मिला है हमको। और आज भी हम यहाँ पे भागवत कथा पढ़ रहे हैं
और हम केरल से भी पढ़ते थे हम शुरू से, और आज हम भगवान की कृपा से आज ये संपूर्ण हमारा अभी 4 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। आज भी बहुत बड़ा अच्छा हमको प्रार्थना का साथ हमको अनुग्रह मिला है अय्यप्पा स्वामी का। ये सबको, भोपाल वासियों को, पूरा जनता को हम लोग ये प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ और भजन कर रहा हूँ कि सबको शांति और समाधान, ये कोरोना जैसा महामारी से मुक्ति मिले, उनको सबको शांति मिले, ये हमारा प्रार्थना है। स्वामी ये शरणमैया। नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज बीचल के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन पी कृष्णमूर्ति का जन्म दिवस है, जो 14 जनवरी 1925 में पैदा हुए। आज 95-96 सब वर्ष पूरा कर रहे हैं। और बीचल बहुत पिछड़ रहा था, ढलान पर था, जो आज जिस स्थिति चल की है। जब इन्होंने चार्ज लिया उस समय 73-74 में स्थिति थी, तो इन्होंने इस कारखाने को बहुत एकीकरण किया। इस कारखाने के अंदर 17 इकाइयाँ हमारी, हरिद्वार, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, ईरानीपेट, बंगलोर, वो 17 इकाइयाँ हमारी हैं। उन सब का एकीकरण करने में कृष्णमूर्ति का बड़ा योगदान था। भोपाल में हम लोग अलग थे, मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा लगा, डॉक्टर शंकर शर्मा भी चाहते थे कि हम लोग सब अलग रहें, हमारे खुद अपना आशय तो रहे, लेकिन उसको इंदिरा जी ने कहा कि सब एक हो गए और तभी ये कारखाना चलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर अंधेरा था। जब ये बीचल नहीं था, 1700 मेगावाट बिजली थी, 1700 शिव राजाओं के यहाँ बिजली दिखती थी। आज पूरा बीचल की वजह से हिंदुस्तान के अंदर तमाम बिजली मिल रही है, और विदेशों को भी हमारा बिजली का सप्लाई है, काम होता है। 70 देशों में कारोबार है, इसलिए उनकी यादगार में पहली बार आदमी सबकी जयंती मानता है, लेकिन एक टेक्नोक्रेट्स की एक काम करने की, एक शिल्पी की जो देश के बारे में ऊंचाई तक सोचता है, उसकी जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। और इस जन्मदिन में ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह पहले कारखाना बढ़ा है, उसी तरह इसको ऊंचाई तक हम लोग ले जाएंगे। इसको गिरने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। इसकी हिमालयन हाइट, कमांडिंग हाइट पर बीचल भोपाल को ले जाएंगे। बीएचएल की हाल ही में क्या स्थिति है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बीचल की इस समय हालत में ये स्थिति है कि अभी तक हमारा 60,000 करोड़ ऑपरेशन दे चुके थे, आज के 2 साल पहले। और आज बीचल की हालत ये है कि आज हम 25,000 करोड़ का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए उसमें सरकार की पॉलिसी नीति है, उसमें जो पब्लिक सेक्टर को डिमोरलाइज कर रहा है, और इस महंगाई बढ़ रही है, देखिए किसी की हालत ख़राब हो रही। तो आज हालत बीचल की खराब है बहुत, उसको हम लोग खराब नहीं होने देना चाहते हैं। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे सरकार की नीतियाँ, सरकार की एंटी पब्लिक सेक्टर, सरकार विरोधी, अंबानी, अडानी जो लोहे का पहाड़ भी बेच रहे हैं, हिंदुस्तान बेच रहे हैं, तो उसकी वो जिम्मेदार हैं। और आज हम किसी के नाम पर अपना नाम जपते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज कारखाने की हालत, सारे उद्योग की हालत खराब। गोविंदपुरा में कौवा बोल रहे हैं, मंडी में कौवा बोल रहे हैं, सारे कारखाने आज पतन की ओर जा रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की नीतियां हैं। देखना चाहिए हमको कि विदेशी से कोई काम नहीं बनेगा, हम देश को सप्लाई करेंगे। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोई तनख्वाह नहीं मिली है उनको कोरोना के नाम पर, और आज भी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसलिए जिम्मेदार व्यवस्था है। मैंने आपसे निवेदन किया कि अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, आज तक कोई अच्छा आदमी स्वर्ग नहीं गया। जहाँ अच्छा आदमी रहता है वहाँ स्वर्ग आता है। तो आज कारखाने को स्वर्ग में लाने की कोशिश कर्मचारियों ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने, यहाँ सरकार की नीतियाँ ने किया था। अभी जो नए युवक पदस्थ होके आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नए युवक का कोई आज जो दिन है वो प्रकृति परिवर्तन का दिन है। जब व्यक्ति, जब समय बदलता है तो आदमी कपड़ा बदलता है, जब हालत बदलती है तो आदत बदलता है। तो आज यहाँ के नौजवान को सोचना है कि दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ गई है, उसको पूरी थाती दे के जा रहा है यहाँ का कारखाने का। उसको आगे लेके जाना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये न लगे, ये कोई न कहे कि तुम्हारे आने के पहले यहाँ सब अच्छा है, ये सुनकर शर्मिंदा होना पड़े कि तुम्हारे आने के बाद यहाँ सब कुछ खराब हुआ है। ये रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि नो वन सेज टू योर सेम दैट ऑल वाज ब्यूटीफुल हियर बिफोर यू केम। कोई ऐसा ना कहे जिससे को शर्मिंदा होना पड़े कि तुम्हारे आने के पहले सब अच्छा था और तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब
खराब है। तो नए लड़कों को हमें कहना चाहूँगा कुछ सिद्ध करेंगे, उनकी सोच, उनकी चिंतन, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अधिक है पहले के लोगों से, तो उसी ऊंचाई पे नए लड़के ले जाएंगे। हम बहुत आश्वानित हैं अपनी नई पीढ़ी से, नए लोगों से बहुत दूर तक ले जाएंगे। मैं लक्ष्मीनारायण मारू, भारतीय मजदूर संघ में प्रदेश महामंत्री का दायित्व। सर आज क्या रखा गया था, क्या कार्यक्रम? भारतीय मजदूर संघ की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उस बैठक का आयोजन किया गया था। भारतीय मजदूर संघ की बैठक में पूरे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ में विभाग प्रमुख जो संगठन की व्यू रचना उसके हिसाब से जिला मंत्री की अनुपस्थिति में जो है जिलाध्यक्ष रहते हैं। साथ ही केंद्र व राज्य के जो महासंघ है, हमारे फेडरेशन है, उनके महामंत्री जी इस बैठक में भाग लेते हैं। साथ ही संगठन में जो पूर्णकालिक के रूप में कार्य करते हैं वो भी इस बैठक में भाग लेते हैं। और बैठक में 6 माह की गतिविधि जो संचालित की गई उसकी सारी जानकारी विभागवार, जिलेवार प्लस जो है प्रेषित की जाती है। साथ ही भविष्य की क्या व्यू रचना है उसके बारे में बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि 20-21 फरवरी को यही ठेंगड़ी भवन में हमारे भारतीय मजदूर संघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न होना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको ध्यान केंद्रित करते हुए ये 3 साल की जो कार्यावधि थी इस कार्यकारिणी की, उसकी अंतिम बैठक आयोजित की गई है। और अगला वाला 20-21 फरवरी को जो त्रैवार्षिक अधिवेशन है वो सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए रणनीति पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों, कर्मचारियों के हितलाभ, जैसा कि संगठन का सिद्धांत है राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित की भावना को ध्यान में रखते हुए उनके हितलाभ सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जाता है। क्या मुख्य बिंदु थे आज चर्चा पर? चर्चा में मुख्य बिंदु यही थे कि संगठन की गतिविधि, संगठन की मध्य प्रदेश में लगभग 700 यूनियनें संबंधित है, उसका जो है सदस्यता के आधार पर केंद्र के निर्णय अनुसार संबद्धता शुल्क लिया जाता है। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी की जन्म शताब्दी वर्ष में जो धन संग्रह की निधि जो संग्रहित करना था उसके संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही प्रतिवर्ष विश्वकर्मा कूपन मतलब जो है संगठन को चलाने के लिए केंद्र से जो दिए जाते हैं उसको दिए जाते हैं उसकी जानकारी ली। और साथ ही जो भी गतिविधि जो बीएमएस से संबंधित यूनियन है अपने जिले, तहसील या इकाई में या अपने उद्योगों में की जाती है, उस सब की जानकारी लेने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। आपका नाम? लक्ष्मीनारायण मारू, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश। मधुकर सावले, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश। सर आज क्या उद्देश्य था बैठक का? बैठक का जैसे अभी आप जानते हैं कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक कार्य योजना होती है। पिछले 6 महीनों का पूरे प्रदेश में हमारा जो काम है सभी जिलों में, उन कार्यों की समीक्षा और आने वाले समय के लिए कार्य योजना तैयार करना, ये प्रमुख 2 विषय थे। इसके अलावा प्रमुख विषय यह भी था कि जैसा अभी हम लोगों का प्रत्येक 3 वर्ष में प्रदेश अधिवेशन संपन्न होता है, तो 20 और 21 फरवरी 2021 को इसी भोपाल शहर में प्रदेश अधिवेशन प्रस्तावित है। प्रदेश अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा। क्या मुख्य उद्देश्य है सर संगठन के? संगठन के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हित, उद्योग हित, श्रमिक हित। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का आज प्रांतीय सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और इसी प्रांतीय सम्मेलन में प्रांतीय अध्यक्ष का निर्वाचन भी हो रहा है, जिसकी 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया चल रही है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ में जो है महासमिति के जो सदस्य होते हैं, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारी, संभाग अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तहसील और ब्लॉक अध्यक्ष जो है उसके महासमिति के मेंबर होते हैं और वही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अभी की जो मतदाता सूची जारी की है निर्वाचन अधिकारी द्वारा, उसमें 584 मतदाता हैं और मतदान अभी चल रहा है और 4 बजे तक मतदान चलेगा और 4 बजे के पश्चात
मतगणना होगी, मतगणना के पश्चात परिणाम घोषणा होगी। अभी यहाँ पर प्रांतीय सम्मेलन में सभी तहसील और ब्लॉक के साथ साथ संभाग और जिला प्रांतीय पदाधिकारियों ने अपने यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया है और प्रस्ताव भी पारित अभी होंगे, क्योंकि नवीन जो प्रांताध्यक्ष नियुक्त चुना जाएगा उसके समक्ष वो अपनी नई कार्यकारिणी के साथ जो है प्रस्ताव पारित करेंगे। विशेष तौर पर जो हमारे कर्मचारियों की जो मांगें हैं, जिसमें कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि और आपकी डीए, इसके अलावा 7वें केंद्रीय वेतनमान की जो एरियर की राशि है उसको लेके, और हमारे लिपिक साथियों की, हमारे शिक्षक साथियों की जो मांगें हैं उनको लेकर विचार विमर्श हुआ है। और हमारा जो 24 सूत्री मांग पत्र है जो सरकार के पास शुरू से लंबित है, उसको लेकर भी आज यहाँ पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। और विचार विमर्श के बाद जो है आज यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगे की रणनीति जो भी अध्यक्ष यहाँ चुना जाएगा उसके सानिध्य में एक जो है निर्णय लिए जाएंगे और आगामी रणनीति तय होगी। अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में थे। 3 प्रत्याशियों द्वारा जो है अपना नामांकन दिया गया था और उसके बाद एक प्रत्याशी से मोहम्मद सलीम खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। वर्तमान में मैं स्वयं ओपी कटियार और बीरेन सिंह बघेल रीवा से जो है प्रांतीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। मूल मांगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो सरकार ने हमारा डीए जो रोक रखा है, फ्रीज किया हुआ है, उसको तत्काल दिया जाए। इसके अलावा जो संवैधानिक अधिकार है कर्मचारियों का, जो वार्षिक वेतन वृद्धि उसको जो आपने रोका है उसको शीघ्र जो है जारी किया जाए। 7वें केंद्रीय वेतनमान की एरियर की राशि जो 25% दी है उसको जो है पूरी की पूरी राशि 100% कर्मचारियों के खाते में दी जाए। ये सब चीज़ें पहले से घोषित हैं। इसके अलावा हमारा जो है गृह भाड़ा भत्ता आज यथावत बना हुआ है, हमें 6वें केंद्रीय वेतनमान के बराबर भी नहीं मिल रहा है। और गृह भाड़ा भत्ता में आपका, इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस और ये बहुत सारे जो हमारे भत्ते हैं उस पर सरकार ने कोई विचार, एलटीसी है वो, इस पर कोई सरकार ने अभी तक विचार नहीं किया है। ये जो हमारी सामूहिक मांगे हैं इन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और उसके अलावा हम अगर कहें कि लिपिक वर्ग के साथियों को जो वेतन विसंगति है, लगभग 25 साल हो गए हैं उनको लड़ते लड़ते, हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी अभी समस्या को, उनका वेतन में विसंगति का निराकरण नहीं हुआ है। हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो भी एक ही पद पर अभी तक कार्यरत हैं। उन्हें जो है उनको पदनाम परिवर्तन दिया जाए, क्योंकि वेतनमान तो सबको अधिक मिल रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से ये भी सरकार से मांग है कि जिनको समयमान वेतनमान दिया जा चुका है और जो वर्तमान में जिस पद पर हैं उनको उस पद से पदनाम दिया जाए। क्योंकि अगर आपके पास पद नहीं है सरकार के पास, तो वो सुपरमैनेजरी पद भी घोषित कर सकती है और उसमें उन कर्मचारियों को, जब तक वो कर्मचारी उस पद पर रहेगा तब तक जो है वो पद रहेगा, और जिस दिन वो कर्मचारी रिटायर हो जाएगा वो यथावत अपने मतलब जो पद अपने आप में समाप्त हो जाएगा। तो सरकार से अगर अपेक्षा, हमारे जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके सहायिकाएँ हैं, आशा वर्कर हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, इनकी समस्याएं अभी यथावत बनी हुई हैं। अध्यापक साथियों की जो मांगे हैं उनको अभी 7वां केंद्रीय वेतनमान का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित ही, और विभिन्न कर्मचारी संगठनों, कर्मचारी संवर्गों की मांगे भी, मतलब जो है विसंगतियाँ भी अभी पेंडिंग है। निश्चित ही सरकार ये कह रही है कि हमारी जो है कोरोना काल के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि जितने भी संसाधन हैं, जो भी कार्य हैं सरकार के जन कल्याणकारी, वो सारी की सारी सरकार सबको दे रही है, कुछ न कुछ दे रही है। वहीं कर्मचारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है उसके लिए सरकार के पास कुछ भी देने का नहीं। जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, उसके हाथ पांव सब कुछ है, और अगर सरकार उस पर भी ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पर कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान निश्चित तौर पर वो कर्मचारियों के हितों में निर्णय लेने की बात कह रहे हैं, मगर बहुत समय बीत चुका है कि हमारे कर्मचारियों के उसमें हित में कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है। तो निश्चित ही अगर समय रहते राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में हमें एक नए आंदोलन की तैयारी करनी होगी। अभी एनपीएस की अगर हम बात करें, पुरानी नवीन पेंशन योजना लागू की है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, जो है हमारे कर्मचारी
हम पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, जिस पे हमने केंद्र सरकार के स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी एक अभियान चला रखा है। क्योंकि आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जो है कर्मचारी पूर्णतः जो है एनपीएस में आ जाएगा, क्योंकि आने 2-4 साल में जो रेगुलर कर्मचारी है जो पुरानी पेंशन ले रहा है वो रिटायरमेंट की कगार पे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। ये जो कर्मचारी हैं लगभग पूरे जिलों के 52 जिलों में के पूरे तहसील, ब्लॉक, जिला और संभागीय अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्हीं को वोटिंग राइट है। उसके अलावा भी उनकी कार्यकारिणी के सचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इन्हीं बातों पर सब पे चर्चा चल रही है। और चूँकि ये हमारा जो कार्यक्रम है, महासमिति की बैठक भी है साथ में, और उसी के अंतर्गत हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है। आज हमारे भोपाल केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ की दूसरी आमसभा हुई और इसमें निर्वाचन का भी कार्य हुआ। 2 बार का टर्म पूरा करने बाद मुझे बैंक के सभी सम्मानीय सदस्यों ने पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, जिसके मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। मैं विमल दुबे तीसरी बार नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में आपके सामने मौजूद हूं। क्या मुख्य उद्देश्य सर आपके? मुख्य मुद्दा हमारा यह है कि सहकारी बैंकों की वर्तमान में जो दशा है वो बड़ी शोचनीय हो रही है और इस पर ना शासन ध्यान दे रहा है ना प्रशासन। मेरा आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं अभी एक और बाइट दी, उससे पहले मैंने ये भी कहा है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी, भोपाल बैंक को बात जो है ठीक है, लेकिन सहकारी बैंकों के ऊपर बहुत ध्यान रखें और उनकी सोचने दयनीय स्थिति हो रही है, एक सूचिता की स्थिति निर्मित हो रही है। आप अधिकारियों के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, वो कागजी कार्रवाई होती है। कभी कर्मचारी संगठनों को भी बुलाएं, उनकी भी मनोदशा पूछें, उनकी दशा पूछें कि मध्य प्रदेश के अंदर सहकारी बैंकों की स्थिति दयनीय क्यों होती जा रही है, जबकि आपके महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है और अन्य राज्य हैं जहां सहकारी बैंकों की स्थिति दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है। दृढ़ता आ रही है, काम में मजबूती आ रही है। यहाँ काम मिल नहीं रहा है भोपाल बैंक को, कर्मचारियों को। किसान भी परेशान हो रहा है अच्छी तारीख में। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी करना चाहता हूँ कि वो समरसता के साथ सभी लोगों को ध्यान दे रहे हैं। कुछ समय निकालें, सहकारी बैंकों के बारे में विचार करवाएं और उनकी एक पंचायत जरूर करवाएं सहकारी बैंकों की, कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं। वर्तमान में भोपाल बैंक की जो आज हमारी बैठक हुई है उसमें विषय ये रहा है कि वर्तमान अभी जो प्रशासक है और इससे पहले जो रहे, 2 भी रहे अधिकारी रहे हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं उन पर लगातार कुठाघात किया जा रहा है। हर सुविधा को रोका जा रहा है और नाना प्रकार के बहाने बनाए जा रहे हैं। कोई आवाज़ उठाता है, कोई बोलना चाहता है तो उसकी जांच करवा दी जाती है, जांच में उसके प्रकरण दायर किए जाते हैं और नाना प्रकार परेशान किया जाता है। दौड़ डालता है मानसिक रूप से कि भाई आपको ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। तो भाई जांच क्या कर्मचारी का अकेले की होगी? अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। वो कौन सी जांच से वंचित रहते हैं? आज हमारे कर्मचारी संघ ने एक मांग करी है कि भोपाल बैंक में एक ग्रेच्युटी का मसला चल रहा है, उसमें प्रबंधन द्वारा कुछ हीला हवाली की जा रही है। जो बात की जा रही है वो कर्मचारी उससे संतुष्ट नहीं है। ऐसी क्या बात है कि कर्मचारी आज मैनेजमेंट से असंतुष्ट है? उसको क्यों लग रहा है कि हमारे ग्रेच्युटी पर, हमारे बोनस पर, हमारे समन्मान वेतनमान पर, हमारी पेंशन योजनाओं पर सब रोक लगाई जा रही है? क्या कर्मचारी काम नहीं कर रहा? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसका पेट नहीं है? क्यों ऐसे दुर्भाव की भावना रखी जाती है संगठन के द्वारा या प्रबंधन के द्वारा कि कर्मचारी सड़क पर आने को मजबूर हो जाए? कर्मचारी कभी नहीं चाहता कि वो सड़क पर आए, बैंक का काम रुके या उसके द्वारा जो जनता से जुड़ी है, जो सामान्य ग्राहक जुड़े हैं, उन्हें कोई असुविधा हो। लेकिन आप मजबूर करेंगे तो ये निश्चित है कि हम लोग पुनः फिर सड़कों पर आएंगे और हमारे साथ मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों का संगठन भी है और नेशनलाइज्ड बैंकों का भी संगठन है। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएगा और सारे बैंक के, प्रदेश भर के बैंक
को पुनः बंद करने के लिए ऐसा आसान ना बने कि उन्हें बंद करना पड़े। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ प्रबंधन से कि कर्मचारी किसी सुविधा को, किसी भी भावना को कुचले नहीं, उनको सम्मान दें और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको पुनः बहाल करें। जैसा बैंक का कार्यकाल चला है, स्वर्णमय कार्यकाल चला है, उसी तरह फिर से चलाएं और कर्मचारी को साथ लेके विश्वास में लेकर काम करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एरवार समाज संघ भारत। आज एरवार समाज संघ की मध्य प्रदेश इकाई के पुनर्गठन को लेकर ये बैठक यहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ समारोह था, जो कि अभी हमने करवाया है, तथा उनका स्वागत समारोह का था, एवं संगठन का पिछला आय व्यय का पत्रक तथा आगामी साल की कार्य योजना बनाने का था। उसके ऊपर आज ही हमारी बैठक यहाँ आहूत की गई थी। क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारे संगठन के मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त हो ये समाज, छुआछूत करने वालों का निमंत्रण अस्वीकार करना करे ये समाज, उसके बाद में मृत्यु भोज को ये बंद करे समाज, पुलिस प्रकरणों में किए जा रहे राजीनामे को ये समाज बंद करे, और हमारा जो आर्थिक अपव्यय अन्य अंधविश्वास के कारण हो रहा उसे बंद करे, तथा साथ ही समाज की विभिन्न कुरीतियों में हम एकजुट होकर हमारी बात को शासन प्रशासन के कानों तक रखते हैं और इस समाज को राह दिलवाकर अंतिम लाइन में खड़े आदमी को भी हम चेताने का काम करते हैं। क्या मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा की गई? हमारी आज मुख्य बिंदुओं पर वही चर्चा की कि ये समाज टोटली नशा मुक्त होना चाहिए, मृत्यु भोज या समाज टोटली करना बंद करे, और जहाँ जहाँ हमारे साथ छुआछूत होती है उन छुआछूत करने वालों के बीच में खान पान का व्यवहार बंद करे, क्योंकि हमारे साथ खान पान के आधार पर ही हमें नीचा समझा जाता है, और अनावश्यक ये समाज में वैमनस्यता पैदा नहीं करे। इन बिंदुओं पर हमारी आज मुख्य चर्चाएं रही है, और हमारा साल का कैलेंडर, जिसमें हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को साल में 6 कार्यक्रम उसकी स्वयं की मुख्य अतिथि अथवा अध्यक्षता में करने का रहता है, उन पर लोगों को जिम्मा दिया गया है। आज यहाँ पर कहाँ से पदाधिकारी उपस्थित थे? आज यहाँ पर इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, राजगढ़, ब्यावरा, गुना, अशोकनगर, दमोह, हमारे यहाँ करीब 150 की संख्या में पदाधिकारी आज हमारे यहाँ बीच में मौजूद हुए हैं, और उन्हीं को ही हमने सब संदेश दिया है। आज पदाधिकारी में नई नियुक्तियों में हमारे भोपाल संभाग के संभाग अध्यक्ष पद पर श्री महाराज सिंह सूर्यवंशी को नियुक्त किया है। जबलपुर संभाग के संभाग अध्यक्ष पर श्री चंद्र प्रकाश एरवार बंटी को नियुक्त किया है। जबलपुर संभाग के संभाग अध्यक्ष पर रिटायर्ड फौजी प्रेमनारायण एरवार जी को नियुक्त किया है। इंदौर के संभाग अध्यक्ष पद पर श्री राजेश सुनेरे को नियुक्त किया है। उज्जैन के संभाग अध्यक्ष पद पर श्री धन्नालाल एरवार जी को नियुक्त किया है। सागर के संभाग अध्यक्ष पद पर श्री दुर्गा प्रसाद एरवार जी को नियुक्त किया है, और अन्य जिलों की भी कार्यकारिणी हमने नियुक्त की है। मैं समझ नहीं पाया सर। मतलब कई प्रकार से अभी भी अहिरवार समाज पिछड़ा हुआ है, तो उसके पीछे आप किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं? अहिरवार समाज संघ के पिछड़ा रहने का मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है, जो इसको है दृष्टि से देखती। उसके तहत ये समाज जो पानी बेचने का धंधा भी नहीं कर सकता, चाय की दुकान नहीं लगा सकता, और कहीं न कहीं से उसमें शासन की भी कुंठित सोच रही है। अभी कल रात को मैं 2:30 बजे नरसिंहपुर ज़िले से लौटा हूँ, जहाँ हमारे लोगों को इतना बेरहमी से मारा है, जहाँ पुलिस भी 5 किलोमीटर दूर थाना होने के बाद में 4 घंटे बाद पहुँची है, और अभी भी वो अस्पताल में जिस हालत में पड़े हैं, ना तो वहाँ उनका संपूर्ण मेडिकल MLC रिपोर्ट बनी है, ना ही उनका मतलब पूरा इलाज मुहैया कराया गया। तो इसके लिए कहीं न कहीं शासन बड़े पैमाने पर इसके लिए मतलब जिम्मेदार है। जो शासन यदि चाहती
जिस छुआछूत को ये चंद मिनटों में ख़त्म कर सकती थी, वो छुआछूत का बरकरार शासन के द्वारा रखना ही समाज के लिए दुर्भाग्य का कारण है। डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिरवार समाज संघ भारत।